किसी सरकार को गिराना हो तो पहले ईडी को भेजो, उसे जेल में डालो और सत्ता छीन लो। भाई ये बीजेपी के लिए बड़ा आसान काम है। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार को किस तरह से बीजेपी ने घुटनों पे टिका दिया, किस तरह ईडी का इस्तेमाल किया गया, किस तरह जेल में डाला गया और धीरे धीरे पूरी सरकार खत्म कर दी गई। आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो ना। पहली नजर में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लगता है, लेकिन जब आप भारत की मौजूदा जुडिशरी सिस्टम और जांच एजेंसी के काम करने के तरीके देखते हैं तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। भारत में फिलहाल ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। पीएमएलए के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। अदालतों में केस इतने सालों तक चलते हैं कि सच्चाई सामने आने में 10 को लग जाते हैं। ऐसे में अगर 30 दिन जेल में रहना ही पद छोड़ने का कारण बन जाए तो समझ लीजिए कि किसी भी विपक्षी नेता को खत्म करने के लिए सिर्फ एक फर्जी केस की जरूरत होगी। विपक्ष इसीलिए बिल को संवैधानिक तानाशाही का ब्लूप्रिंट कह रहा है और उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि ये तानाशाही किस तरह से सरकार विपक्ष पे कर सकती है और किस तरह से सरकार गिराने में, विपक्ष की सरकार गिराने में, राज्य सरकार गिराने में इस बिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बिल उसी समय आया जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता चुनावी प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे। क्या ये सिर्फ संयोग है या एक सोचे समझी रणनीति? इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ताधारी पार्टी पर कोई बड़ा आरोप लगता है तो तुरंत कोई ना कोई कदम उठाया जाता है जो पूरी बहस का रुख मोड़ देता है। यही पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है। असली सवाल यह है, क्या भारत की जनता इस चालाकी को समझ पाएगी या एक बार फिर असली मुद्दों को भुलाकर नई बहस में उलझ जाएगी? इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। भारतीय चुनाव आयोग को हमेशा से लोकतंत्र का चौकीदार माना गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई वो इस संस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। हाल ही में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित देश के कई राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए तो उम्मीद ये थी कि चुनाव आयोग इन आरोपों को गहरी जांच करेगा और जनता के सामने पारदर्शिता तरीके से अपना जवाब रखेगा। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। राहुल गांधी ने वोट लिस्ट गड़बड़ी के ठोस सबूत दिए। उन्होंने बताया कि कैसे कई मतदाताओं के पिता का नाम ABCD जैसे बेमतलब के शब्द डाल दिए गए और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज बारीकी से दिखाया था कि किस तरह से पिताजी का नाम ABCD कुछ भी जो समझ आया वो रख लिया गया, मतलब पूरी तरीके से धांधली हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे कोई बात नहीं की। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। अगर ये आरोप सच है तो ये भारतीय लोकतंत्र के नींव हिला देने वाला घोटाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? इन गंभीर आरोपों की जांच करने के बजाय उन्होंने उल्टा राहुल गांधी से हलफनामे की मांग कर दी। चुनाव आयोग ने ऐसे बचकाने जवाब दिए, उसे सुनकर लगता है होमवर्क के बिना चले आए थे। चुनाव आयोग ने वोटिंग बूथ की CCTV कैमरे के नाम पर महिलाओं की तस्वीर और माता बहनों की तस्वीर दिखाने वाले शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को भावुक करके और इस मुद्दे से भटका दिया। इससे ज्यादा माइंड गेम और क्या हो सकता है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उसमें महिलाओं की तस्वीर दिखाने वाली बात कहां से आ गई? माता बहनों की तस्वीर दिखाने वाली बात कहां से आ गई? चुनाव आयोग को ये पता नहीं है कि CCTV कैमरा इसीलिए लगाया जाता है कि जरूरत पड़े तो उसे दिखाया जाए, उसको सामने लाया जाए। इससे ज्यादा माइंड गेम और क्या हो सकती है? चुनाव आयोग को कोई बताए ये कैमरे देखने और दिखाने के लिए ही लगाए जाते हैं और फोटो चेंजिंग रूम की नहीं है, वोटिंग के दौरान की गई फोटो की है। लेकिन इनको तो महिलाओं का नाम लेकर मुद्दे से भटकाना था। मैं सोच रहा हूँ इनको मुख्य चुनाव आयोग बनाया किसने? बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है उससे प्राइवेसी का हनन कैसे होगा? फिलहाल नए मुद्दे पर चलते हैं। भारत में ईडी और सीबीआई का इतिहास देखें तो ये संस्था हमेशा से कंट्रोवर्शियल ही रही है, लेकिन 2014 के बाद जो आंकड़े सामने आए वो वास्तव में डरावने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक ईडी ने 121 राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई की है, जिनमें से 115 विपक्षी नेता हैं, यानी 75% केसेस विपक्ष के खिलाफ है। ये आंकड़ा अपने आप में इतना स्पष्ट है कि इस पर कोई कमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी केसेस में कन्विक्शन रेट महज 0% 1% है।
यानी 1000 केसेस में सिर्फ एक में ही सजा होती है। अब आप सोचो किस तरह से ये संस्था काम करती है। किसी सरकार को गिरानी हो तो बस एक फर्जी केस करो और ईडी को उसके पीछे लगा दो, उसके बाद सरकार के बाकी नेताओं को डराओ, फिर केंद्र की पार्टी की वॉशिंग मशीन में धोकर दोष मुक्त कर दो, राज्य पर कब्जा जमा लो। बीजेपी तो हमेशा से बीजेपी की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती आई है, चाहे बात असम के सीएम हेमंत बिस्वा का हो या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, इनको भी बीजेपी ने दोष मुक्त किया है अपने वॉशिंग मशीन में धोकर। और आपने देखा दिल्ली सरकार की एक एक नेताओं को बीजेपी ने किस तरह से इन एजेंसियों के जरिए फंसाया और जेल में रखा। वैसे लिस्ट और भी बड़ी है, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, फिर कभी विस्तार से इस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ईडी अपने बचाव में ये आंकड़ा पेश करती है कि जो केसेस अदालत में जाते हैं उसमें से 90% में सजा होती है, लेकिन ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये सिर्फ उन मामलों का है जो अदालत तक पहुंचते हैं। बाकी 99% केसेस सवालों तक जांच के नाम पर लटकते रहते हैं और इस दौरान आरोपी जेल में सड़ता रहता है। पीएमएलए के कानून इतने सख्त हैं कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश साफ शब्दों में कहा था कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है, लेकिन इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन एजेंसियों का असली काम भ्रष्टाचार की जांच और सजा दिलाना पीछे छूट गया है। आज ये एजेंसियां विपक्ष को डराने और दबाने के काम में आती हैं। अगर 20 अगस्त का ये नया कानून आ गया तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तब किसी भी विपक्षी नेता को खत्म करने के लिए सिर्फ 30 दिन की जरूरत होगी, न अदालती फैसले की जरूरत, न सबूत की जरूरत, बस ईडी की गिरफ्तारी काफी होगी। अगर 30 दिन जेल में रहना ही पद छोड़ने का कारण बन जाए तो इसका मतलब यह है कि अदालत का फैसला आने से पहले ही राजनीतिक सजा मिल जाएगी। न्यायपालिका अपनी सीमाओं के कारण सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं कर सकती, लेकिन कई जजों द्वारा दिए गए बयान साफ इशारा करते हैं कि वो इस स्थिति से खुश नहीं है। सवाल यह है कि क्या जनता इन इशारों को और क्या वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा पाएगी। जब हम 2014 से 2025 के इस पुराने सफर को देखते हैं तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। यह पैटर्न इतना स्पष्ट और व्यवस्थित है कि इसे लोकतांत्रिक तानाशाही का मास्टर प्लान कहा जा सकता है। याद रखिए, एक मजबूत डेमोक्रेसी देश के लिए विपक्ष को मजबूत रहना उतना ही जरूरी है जितना बॉर्डर पर हमारे सैनिक का होना। अगर विपक्ष कमजोर हुआ तो सरकारें देश को खुलेआम बेच देंगी और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा। इतिहास बताता है कि लोकतंत्र की मौत अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे होती है। पहले संस्थाओं को कमजोर किया जाता है, फिर विपक्ष को खत्म किया जाता है और आखिर में जनता को एहसास होता है कि वो एक तानाशाही में जी रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत आज उसी राह पर है। अभी भी समय है कि हम इस रास्ते से वापस लौट सके, लेकिन इसके लिए पहले जनता को जागना हो, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समझना होगा कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं है। ये एक निरंतर संघर्ष है जिससे हर पीढ़ी को लड़ना पड़ता है।